देखिए हम लोग ना दक्षिण भारत पढ़ेंगे। दक्षिण भारत जो हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत में लीजिए। दक्षिण भारत में हम लोग पढ़ेंगे चोल, चेल, पांड्या के बारे में, कल्याणी के चालुक्य, बताबी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य, पल्लव के बारे में। इतना राजवंश आएगा जिसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, राजा भी आएंगे जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, नरसिंह वर्मन, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, राजा, ठीक है, प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इस सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये है दक्षिण भारत। ठीक है, और दक्षिण भारत की तरफ ले चलते हैं। उत्तर भारत तो ख़त्म हो गया। उत्तर भारत में अब मिलेंगे मध्यकालीन इतिहास में, लेकिन अब हम लोग दक्षिण भारत पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बोर्ड पर दक्षिण भारत जो होता है ये दक्षिण है ना, दक्षिण का क्षेत्र है, इसको बोलते हैं दक्षिण का क्षेत्र। दक्षिण के क्षेत्र में पहले आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, कौन सा राजवंश कहाँ कहाँ था। ठीक है, किस किस राजवंश के बारे में हमको पढ़ना है, यही ना। जितना हम लोग उत्तर भारत में पढ़े राजवंश को लेकर उतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन दक्षिण भारत को भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्या कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन से राजवंश थे, सबसे पहला बांध कौन से राजवंश ने बनवाया था। ठीक है, कावेरी पट्टनम का स्थापना किसने किया था। ठीक है, मोतियों का व्यापार किस वंश से होता था। ठीक है, वस्त्र उद्योग किसके लिए फेमस था। ठीक है, बृहदेश्वर का मंदिर किसने बनवाया था। महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था। गंगे कोंड चोलम की उपाधि किसने धारण किया था। ठीक है, ये सब चीज़ क्वेश्चन पूछता है। फिर पूछेगा जैसे मुद्रई किसकी राजधानी थी, बांजी किसकी राजधानी थी। ठीक है, चिता किसका चिन्ह था। ये सब श्रीलंका के उत्तरी भाग को सबसे पहली बार किसने जीता। इंडोनेशिया, मालदीव, ये सब को किसने जीता, इस राजा के बारे में पूछा जाता है। राजेंद्र प्रथम के बारे में पूछा जाता है जिसने संपूर्ण श्रीलंका का विजय किया और एक दूत चीन पर भी भेजा था। नहीं, उसके बाद पूछा जाता कि राजपूतों वंश का स्थापना किसने किया था। कल्याणी के चालुक्य का स्थापना कौन किया। बेंगी का चालुक्य का स्थापना कौन किया था। ठीक है, बतापी के कल्याणी का स्थापना कौन किया। ठीक है, पल्लव राज का स्थापना कौन किया था। पल्लव राज प्रसिद्ध राजा के बारे में पूछ देगा। ठीक है, यही सब चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिण भारत में। तो पहले हमको एक आंकड़ा पता होगा तब ना कि किस राजा के बाद कौन से राजा का पढ़ेंगे, तब ना हम लोग को पता चलेगा दक्षिण भारत के बारे में। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत में इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। ये जो केरल का तट होगा ना, केरल का तट, ये जो मालाबार तट बोलते हैं हम लोग यहाँ, मालाबार तट, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चेर के बारे में। चेर के बारे में, एक केरल का मालाबार तट है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं चेर के बारे में। ये तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, तमिलनाडु है। ठीक, और तमिलनाडु को दो भाग तोड़ दीजिए, एक तमिलनाडु का उत्तरी भाग हो जाएगा, एक तमिलनाडु का दक्षिणी भाग हो जाएगा। ठीक है, बुकलेट छोड़ दीजिए, बुकलेट में बाद में देखिएगा। ये जो दक्षिण भाग होता है तमिलनाडु का, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पांड्या के बारे में। ठीक है, जिन्होंने तीनों संगम का संगम करवाया था, पांड्या। ठीक है, इसके उत्तरी भाग में हम लोग जो देखेंगे, यहाँ पे आएगा चोल राजवंश। ठीक है, चोल राजवंश जो है ना, वो दो टर्म में आएगा। दो टर्म में कब, एक चोल वंश जो आएगा ये चोल वंश खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पुनः चोल का स्थापना होगा चोले राजवंश के नाम से, उसको स्थापना कराएगा विजयालय। ठीक है, और उस चोल को पढ़ेंगे ना, तब उस चोल में आएगा राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र प्रथम और राजाराज। ठीक है, उस चोल में आएगा। तो चोल का कार्यक्रम दो बार चलता है। एक बार चोल ख़त्म हो जाएगा, फिर चोल में एक चोल के मतलब कि यहाँ पे एक प्रतापी का कोई चालुक्य रहेगा, सामंत, उसके अधीन काम करेगा, वही फिर एक चोल का स्थापना करता है, जो कि चोल यानी कि दो बार उभरता है। ये सब एक ही बार में चला जाएगा। ठीक है, चोल के ऊपर देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पल्लव के बारे में। जब ये लोग वंश का खात्मा होता है ना,
तब यहाँ पे आएगा पल्लव राजवंश। लोकेशन देखिए, पल्लव राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पल्लव राजवंश, इसी में आएगा नरसिंह वर्मन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इधर जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आता है बतापी का चालुक्य। क्या आएगा? बतापी का चालुक्य। ये देखिए, बतापी का चालुक्य जो होगा ना, इसी का कल एक राजा आप लोग पढ़े थे, पुलकेशिन द्वितीय पढ़े थे ना। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़े थे। देखिए एक मिनट, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़िएगा। अब सही है ना? देखिए, ये पढ़िएगा, पल्लव के बारे में पढ़िएगा। फिर खराब है क्या? अब देखिए, यहाँ पढ़िएगा बतापी का चालुक्य के बारे में। यहाँ पाएगा कौन? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो महान शासक होगा। इसके बाद इसी चालुक्य का पुलकेशिन द्वितीय का एक भाई होगा बेंगी, जो कि इस जगह पर स्थापना करेगा बेंगी का चालुक्य। क्या? बेंगी का चालुक्य स्थापना करेगा, ठीक है। ये बतापी का चालुक्य ना खत्म हो जाएगा। जब खत्म होगा तो इसी राजवंश के पास स्थापना करता है कौन? राजकूट वाला, राष्ट्रकूट वंश। यहाँ पे कौन सा आएगा वंश? राष्ट्रकूट वंश। अब जानते हैं कि राष्ट्रकूट वंश से ही जुड़ा हुआ है कौन सा? एलोरा का कैलाश मंदिर। और इसी का एक राजा आएगा ध्रुव, जो कि त्रिपक्षीय संधि कन्नौज के लिए युद्ध करेगा। राजकूट वंश में ही एक सामंत रहता है तेलव द्वितीय, जो कि यहाँ पर राजकूट वंश को ख़त्म करके यहीं पर स्थापना करेगा किसका? कल्याणी का चालुक्य। किसका स्थापना करेगा? कल्याणी का चालुक्य। तो ऊपर हम लिख देते हैं, ऊपर मत जाइएगा। यहाँ पर क्या है? कल्याणी का चालुक्य। कल्याणी का चालुक्य, ठीक है। कल्याणी का चालुक्य यहाँ पे आएगा। देखिए, और इसी कल्याणी का एक चालुक्य के एक राजा चले जाएगा गुजरात में, और वहाँ पे स्थापना करेगा अहिंदबाल का चालुक्य। और उसी अहिंदबाल चालुक्य में एक राजा होगा भीम प्रथम, जो कि मोहम्मद गजनबी से हारेगा। और भीम द्वितीय होगा, जो कि मोहम्मद गोरी को हराएगा, ठीक है। देखिए, अभी तक हम जाने क्या कि चोल का जो सीमा है वो केरल के मलाबार तट के पास है। पांड्य का जो सीमा है तमिलनाडु के दक्षिण में है, और उत्तरी भाग में चोल है, ठीक। इसी के इस साइड में उसके बाद आता है एक राजवंश, इसी के ऊपर में पल्लव वंश का स्थापना होगा। पल्लव वंश के समकालीन चलेगा बतापी का चालुक्य, और बतापी का चालुक्य का झगड़ा चलेगा हमेशा पल्लव वंश के राजा से। एक दूसरे के बीच में हमेशा झगड़ा करता है, इसके पिताजी को ये मारेगा, इसके पिताजी को ये मारेगा। अभी जब ये दोनों को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद बतापी का चालुक्य का ही में एक शासक आता है पुलकेशिन द्वितीय, वो स्थापना करता है उसका भाई यहाँ पे बेंगी का चालुक्य। और बेंगी का चालुक्य के एक शाखा आता है यहाँ पे राजकूट वंश का चलते रहता है। जब राजकूट वंश खत्म होता है तब इसी पर स्थापना होता है किसका? कल्याणी का चालुक्य। यानी कि राजकूट वंश जो है ना, राजकूट वंश सामंत हुआ करता था बतापी का चालुक्य का। अब बतापी का चालुक्य को दबा के राजकूट वंश का स्थापना किया, फिर राजकूट वंश को भी दबा के फिर से आया कौन? कल्याणी का चालुक्य, ठीक है। बस चालुक्य वंश है, लेकिन अलग अलग जगह में जो स्थापना हुआ ना, इसीलिए नाम दे दिया गया बतापी का चालुक्य। आंध्र प्रदेश साइड होगा तो बेंगी का चालुक्य, महाराष्ट्र के नीचे होगा तो कल्याणी का चालुक्य, गुजरात तरफ होगा तो क्या होगा? अहिंदबाल का चालुक्य। इतना चीज़ हम लोग को पढ़ना है दक्षिण भारत में, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग जो पढ़ेंगे चोल चेल पांड्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चोल चेल पांड्या, इस लोग का जो राज्य था वो था कहाँ से कहाँ तक? यहाँ आपको पता है कि हम बताए थे कृष्णा नदी, और यहाँ पे है वो कावेरी नदी, जिसको दक्षिण भारत की सदानी नदी कहते हैं। तो कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच में बनता था चोल चेल पांड्या, राज हुआ करते थे, ठीक है। और एक बार हम और पढ़ेंगे, आज जैसे चोल खत्म होगा एक बार पुनः चोल का वंश का उदय होगा, ठीक है। विजयालय करेगा और उस चोल में हम लोग महान महान शासक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो चोल चेल पांड्या पढ़ेंगे, इस चोल चेल पांड्या से जुड़ा हुआ जो शब्द आता है वो आता है संगम का।
संगम काल, इसको हम लोग कहते हैं संगम काल। जैसे आप लोग सुने होंगे ना कि बौद्ध समाज का 4 संगीति हुआ था, तो संगीति मतलब हम लोग कहते हैं सभा का, एक संगीति पाली शब्द हो गया था, उसी तरह से हम लोग संगम कहते हैं। संगम संस्कृति शब्द हुआ, उसका हिंदी हम लोग कहते हैं तो मतलब कि सभा, एक तरह से सभा, सभा का काल था, जो काल चला चेल चोल पांड्या के काल में, ठीक है। और ये तीनों सभा करा, 3 सभा होता है और 3 सभा कराता है पांड्या, ठीक है। ये 3 सभा के संगम काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और चोल चेल पांड्या में जो जो शासक आएगा उस सब शासक के बारे में 1-1, 2-2 लाइन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग का जो काल था वो कहा जाता है 3री शताब्दी के BC से शुरू हुआ था और 3 शताब्दी AD तक चला था, यानी कि 600 साल का कार्यक्रम चला इस सब का, 600 की 6000 का, 300 BC उधर और 300 AD इधर, ठीक है। यानी कि 300 BC के पहले का काल, बीच का, और 300 AD के पास का चला होला। लेकिन पूरा पूरा पख्ता नहीं है, पूरा काल है नहीं उसके पास जानकारी। तो कोई कोई कहता है क्या ये चला था, यानी कि 200 BC से भी लेकर 400 BC तक चला था, एक AD तक अनुमान लगाया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या, 600 700 800 वर्ष तक इसका कार्यकाल लेकिन रहा चोल चेल पांड्या का, ठीक। चोल चेल पांड्या का जो कार्यकाल रहा इतना दिन तक रहा। अब देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमको पता नहीं चलता है कि कौन कौन सा बुक, मतलब कि ज़्यादा जानकारी क्या क्या है उसके बारे में। जो जानकारी है उसके स्रोत से चोल चेल पांड्या के बारे में लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए कि इधर जो था क्या, चेर, और इधर था क्या, पांड्या। ये लोकेशन आपको हमेशा याद रखिएगा। और ऊपर क्या होगा, चोल। सबसे सिंपल आपको तरीका जो है पढ़ने का, सबसे सिंपल, तीनों का राजधानी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीनों का जैसे होता है ना, गरुड़ ध्वज गुप्त के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। मौर्यों के साथ मयूर ध्वज जुड़ा हुआ था। कोई भी राजा लड़ने के लिए जाता है, देखते हैं ना, अपना ध्वज फहराता है, पहले फहराता है ना ध्वज। तो उसी तरह से चोल चेल पांड्या का भी अपना अपना प्रतीक चिन्ह रहा होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसकी राजधानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। चेल की जो राजधानी थी, चेल की, वो थी बांजी, ठीक है। चेल की जो राजधानी थी वो क्या थी, बांजी, चेल की राजधानी, ठीक है। चोल की जो राजधानी थी वो थी उरेयूर, क्या थी, उरेयूर। चोल की जो राजधानी थी वो थी उरेयूर। जबकि पांड्या की जो राजधानी होगा वो होगा क्या, मदुरई, मदुरई। और संगम जो करवाएगा वो पांड्या राजा ही करवाएगा संगम, ठीक है। और कहाँ करवाएगा, मदुरई में करवाएगा। 2 मदुरई में, एक करवाएगा कपाटपुरम में, ठीक है। देखिए संगम में चेल की राजधानी बांजी, चोल के उरेयूर और पांड्या का मदुरई, ठीक है। प्रतीक चिन्ह इसका हमेशा याद रखिएगा। देखिए पांड्या का जो प्रतीक चिन्ह था वो था मछली। कहा जाता सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, पहले था चेल, बाद में बना चोल, ठीक है। प्राचीन काल में सबसे प्राचीन काल जो वंश था वो था चेल। तो देखिए चेल की जो प्रतीक चिन्ह थी वो थी आपका धनुष, और चोल का जो प्रतीक चिन्ह था वो था चीता। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है 1 लाइनर में, कि चोल की प्रतीक चिन्ह क्या था, चीता, उसकी राजधानी थी क्या, उरेयूर। पांड्या की जो प्रतीक चिन्ह था वो था आपका मछली, जिसकी राजधानी थी मदुरई। और चेल की जो प्रतीक चिन्ह था धनुष, उसकी राजधानी थी बांजी। पूछेगा संगम जो करवाया, तो संगम करवाया पांड्या राज, पांड्या के जो राजा हुआ करते थे वो संगम करवाया। और कोई भी सभा करवाएगा कहाँ, राजधानी में ही, राजधानी में करवाएगा कोई भी संगम।
तो देखिए संगम मतलब क्या, एक सभा बुलाता था राजा, ठीक है। और ये सभा ऐसा नहीं कि आज हम सभा बुला लिए, आज सभा ख़त्म हो गया। ये सभा लंबे दिन तक चलता था। यानी कि इस सभा में पहले होता क्या था, इस सभा में होता था कि जो भी विद्वान है, लेखक है, वो आएंगे, अपना लेख लिखेंगे सब मिल के, ठीक है। वहाँ पर एक कमेटी हुआ करता था, वो कमेटी लेख देखते थे और वो कमेटी अगर कहता था कि हाँ आपका लिखा हुआ सही है, तब उस प्रकाशन किया जाता, यानी कि प्रजा के पास उसको भेजा जाता था, यानी कि प्रजा भी उसको पढ़ सकता था। तो संगम ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन चला, एक राजा से आसंगम करा रहा, संगम चल रहा है। जैसे पुल का निर्माण लालू के ज़माना में शुरू हुआ, नीतीश कुमार भी करवाया, रामविलास भी करवाया, मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में फिर जाके ख़त्म हुआ। तो 3-4 मुख्यमंत्री जाके उसको ख़त्म किए ना जी। इसी तरह से 6-7-8 राजा, 50-50 49 राजा के कार्यकाल में डेली होते रहता था। क्या हुआ, डेली क्या होता था, संगम होता था, यानी सभा होता था। उस सभा में अंतिम में कुछ बुक निकल के आते थे जो कि दिए जाते थे जनता की तरफ, ठीक है। तो जैसे वो संगीति 4 हुआ था, उसी तरह से संगम संगीति भी कितना होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 3 होगा, एक कम होगा उससे। देखिए ये सब याद हो गया ना। ये देखिए उसके बाद हम चोल चेल पांड्या से आने वाले क्वेश्चन हम बता देंगे, ठीक है। देखिए संगम था संस्कृत शब्द जिसको हिंदी में हम लोग कहे हैं, तो क्या कहे हैं, सभा। संगम का अर्थ हो गया सभा, ठीक है। देखिए पांड्य राजा करवाए हैं, पांड्य राजा का ना, और कहाँ पे, तमिलनाडु तरफ। इन लोग का भाषा क्या होगा, तमिल होगा ना। तो जो भी सभा में ग्रंथ निकलेगा उस ग्रंथ क्या रहेगा, तमिल भाषा में। तो पूछेगा कि इस लोग में जो भी पुस्तक निकली है किस में निकली है, तमिल भाषा में। और ये लोग का क्या भाषा था, तमिल था। देखिए कहा जाता है कि उत्तर भारत से आर्यों को दक्षिण भारत लाए थे अगस्त ऋषि, पढ़े थे ना। उत्तर भारत से आर्य को नीचे लाया था कौन, अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि जो था दक्षिण भारत को आर्यकरण किया था, अगस्त ऋषि। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्षिण भारत में आर्यकरण जो किया गया किसके द्वारा किया गया था, तो अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया था, ठीक। देखिए काल का जैसे पूछा था ना कि हम लोग याद करते हैं 483, 383, 251, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि एक दिन में घटना हो गई तो उसका हम काल याद कर लिए, पहला सभा कब हुआ, दूसरा सभा। ये एक क्रम चलते रहा राजाओं के दौर में, ठीक है। इसीलिए हम लोग को बस इतना याद रखना है कि कौन जगह पे हुआ था, कितने राजाओं के द्वारा ये इसको संरक्षण मिला था और इससे निकल के क्या आया, ठीक। देखिए प्रथम संगम जो हुआ था ना, प्रथम संगम, ये प्रथम संगम ये आपका हुआ था पांड्य की राजधानी कहाँ, मदुरै में। पांड्या की राजधानी कहाँ हुई थी, मदुरै में हुई थी, ठीक है। पांड्या की राजधानी मदुरै में हुई थी। भाई इसका कोई ना कोई तो अध्यक्षता भी करेगा ना, अध्यक्ष कोई ना कोई होगा ना, सभी विद्वान का कोई ना कोई हेड होगा ना जो कि जांचेगा कि हाँ इसका लिखा हुआ ठीक है, तभी इस बुक को प्रकाशित किया जाए। तो अध्यक्ष जो थे वो थे कौन, अगस्त ऋषि, अगस्त्य ऋषि। कौन थे, अगस्त्य ऋषि। ये जो प्रथम संगम चला ना बहुत दिन तक चला। इसके दौरान कम से कम कहा जाता है कि 89 राजाओं के द्वारा इसको संरक्षण मिला था, 89 राजा के द्वारा प्रथम संगम को। 89 राजा जो थे इस प्रथम सदस्य को संरक्षण दिया, बहुत साल तक चला ये प्रथम संगम। और संगम में होता क्या, सिर्फ पुस्तक का लेखा जोखा होता था, किसी राजा के बारे में लिखा गया उल्लेख, ठीक है, और उस राजा के बारे में क्या क्या चीज़ है नहीं चीज़। हाँ 2,000 3,000 कवि को झूठ आता था और 300 400 500 किताबें निकलती थी प्रकाशित। तो एक दिन में लिखावट नहीं है ना, उस समय प्रिंटिंग सब भी नहीं चलता था, आदमी हाथ से ही लिखेगा ना, और भी पेन कॉपी नहीं था। कोई भी लकड़ी के पट पे लिखेगा या वृक्ष के छाल पे लिखेगा, वो भी मोटा चीज़ से लिखेगा। लिखने में कितना उसको टाइम लगेगा ना, उसको टाइम लगेगा, नहीं लगेगा बहुत टाइम ना। अभी तो है पेन से लिख देते हैं।
अगस्त ऋषि करवाया था। 89 राजा उसको संरक्षण दिया था। इससे जो किताब हमको निकल के मेरे पास आया है सामने में, उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। वो सारा किताब लुप्त हो चुका है, वो किताब एक भी नहीं बचा। ठीक है। और प्रथम जो संगम हुआ था, इसके बारे में जानकारी मिलता है हम लोग को ऐत्रेय ब्राह्मण से। ऐत्रेय ब्राह्मण से, ऐत्रेय ब्राह्मण आप लोग पढ़े होंगे कि ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, ये दोनों भी ऋग्वेद से है, ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। देखिए, तो चेल के बारे में भी जो जानकारी हमको मिलता है ना, चेल के बारे में जानकारी, चेल जो केरल की तरफ का था, इसके बारे में जानकारी हमको मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण से ही मिलता है। ठीक है। और पांड्या के बारे में जो जानकारी हम लोगों को मिलता है, उसका एक बार जिक्र किया था, मेगास्थनीज भी किया है इसको जिक्र पांड्या के बारे में। ठीक है। और चोल के बारे में हमको जो जानकारी मिलता है, वो पाणिनि के अष्टाध्याय से लिखा हुआ, कि पाणिनि अष्टाध्याय लिखा था ना, उसी से हम लोग को चोर के बारे में लिखता है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था, चीता, चोल का चीता था ना। इसका जो भी किताब लिखा गया था, कहा जाता है कि बहुत सारे किताब लिखा गए थे, और उस किताब का कोई भी वर्णन नहीं है। ठीक है, नहीं बचा वो किताब उताब। दूसरा संगम जो हुआ था, इसमें कुल 59 राजाओं ने संरक्षण दिया। 59 राजा ने संरक्षण दिया था इसको। देखिए, ये द्वितीय संगम होगा, द्वितीय संगम। देखिए, जैसे हो गया नई दिल्ली, और नई दिल्ली के बगल में हो गया गुड़गांव, या पटना के बगल में हो गया आपका हाजीपुर, उसी तरह से मदुरई के बगल में था कपाटपुरम। क्या था? कपाटपुरम, कपाटपुरम। तो बताइए हमको, कपाटपुरम भी के अंदर कौन से राज्य का होगा? पांड्या का ही, कि मदुरई था पांड्या की राजधानी, तो मदुरई के बगल में कपाटपुरम है, वो भी क्या है? पांड्या का ही है। तो इसका जो अध्यक्षता क्या था, कहा जाता है कि शुरू में ही अगस्त ऋषि ही किए थे इसका अध्यक्षता, शुरू में, यानी कि बहुत दिन तक। कहा नहीं आप लोग के, देखिए हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में कहा जाता है कि पहले के ज़माने के भगवान सब हजार वर्ष जीते थे। ठीक है। तो अगस्त ऋषि सब के बारे में भी कहा गया बहुत वर्ष जीते थे ये लोग, 5500 वर्ष जीते थे। ठीक है। इसीलिए नहीं सबके इतिहास के बारे में थोड़ा कम पढ़ते हैं, जहाँ से तथ्य मिलेगा वहीं से लोग ना पढ़ना शुरू करेगा ना। तो पहले स्टार्टिंग में शुरू, देखो इतना राजा संरक्षण दे रहा है, और एक आदमी अध्यक्षता करेगा, ऊपर भी कर रहा है नीचे भी करेगा, नहीं है। तो स्टार्टिंग में क्या था? अगस्त ऋषि ही इसका स्टार्टिंग में। हाँ, क्या हुआ? हाँ, अगस्त ऋषि का था। अब बाद में अगस्त ऋषि का शिष्य क्या था, और अगस्त ऋषि का शिष्य का नाम क्या था? तोल, हाँ, तो उसका पियरम, तो उसका पियर लिख दीजिए, तो उसका पियर। अगस्त ऋषि का था स्टार्टिंग में, उस बाद मस्तकता कौन क्या था? तो उसका पियर। देखिए, तो उसका पियर क्या था, बाद में इसका अध्यक्षता। तो ये बुक लिखा, कौन सा बुक? तो उसका पीएम, लास्ट में लगा दिया मऊ। ठीक है। हाँ, तो उसका आप ही ना बोले थी हम तो वही, तोलका पियर था इसका, तोलका पीएम था इसका, तोलका पीएम। हाँ, इसको लिखे तोलका पियर रखिए याद, क्या कि देखिए दक्षिण भारत का नाम है ना, दक्षिण भारत का नाम में बोलने में भी दिक्कत होगा, और दक्षिण भारत में लिखता है बहुत लंबा चौड़ा करके, तो हमेशा हर बुक में अलग अलग चीज़ लिख देता है। याद रखिएगा, अगस्त ऋषि का जो शिष्य था ना तोलका पियर, वो शुरुआत क्या था, और पुस्तक जो लिखा था ना, ये अपने नाम पर लिखा, तोलका पीएम। लेकिन इस पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही पुस्तक मिला सेकेंड संगम से, और उस पुस्तक का नाम है तोलका पीएम। और पूछा जाता है संस्कृत का, जो जैसे संस्कृत का व्याकरण सबसे पहली बार पूछेगा कौन लिखा था, तो हम लोग क्या करते हैं, पाणिनि लिखे थे। तो तमिल का व्याकरण पूछेगा सबसे पहली बार कौन लिखे थे, तो तोलका पियर। और तमिल के व्याकरण किसको कहते हैं, तो तोलका पीएम को। हाँ, तमिल व्याकरण के पिता, या तमिल व्याकरण की किताब पूछेगा तो तोलका पीएम, और उसके लेखक कौन है, तोलका पियर। तो इस किताब का क्या खासियत है, तमिल के व्याकरण है। जैसे पाणिनि लिखे थे अष्टाध्याय, उसी तरह से अगस्त ऋषि के शिष्य तोलका पियर लिखे हैं तोलका पीएम, जिसको तमिल का व्याकरण कहा जाता है। ठीक है।
दोनों संरक्षण पांड्य की राजधानी में हुआ है। तीसरा संगम देखिए, तीसरा संगम को इतना राजा दिया था, कितना राजा, 49 राजा इसके संरक्षण दिए थे। ये राजा के भी याद रख लीजिए, 89, 59, 49, दिक्कत नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा। तृतीय संगम जो हुआ था, अच्छा बताइए, तृतीय संगम ये कहाँ पे होगा भाई, तो मदुरई में होगा। तृतीय संगम कहाँ होगा, फिर मदुरई में होगा। तृतीय संगम भी हुआ मदुरई में, ठीक है। तीनों पांड्या ही करवा रहा है और पांड्या राजा का ही संरक्षण में चल रहा है। उस समय समृद्धि भी थे पांड्या राजा का था, इसीलिए पांड्या राजा भी करवा रहा है। प्राचीन वंश है चेल वंश, लेकिन संरक्षण करवा रहा कौन, पांड्या, और शक्तिशाली हो रहेगा चोल बाद में, ठीक। इसकी अध्यक्षता किया था नकीरर, ठीक। अच्छा बताइए, धीरे धीरे आ रहे हैं ना आगे की ओर, जहाँ पे आदिवासियों से समूह ऊपर की ओर उठते जा रहा है और आधुनिक मानव में हम लोग पहुँचेंगे। तो यहाँ पे जो भी लिखा गया, यहाँ से किताबें मिली हमको, यहाँ से किताबें मिली। कितना किताबें मिली, 449 किताब मिला यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसी किताब से हमको चोल, चेल, पांड्या, पल्लव, बतापी, इस सब के बारे में जानकारी मिलता है। क्यों 449 किताब हमको मिला, ठीक है। और कौन, इसका अध्यक्षता क्या था, नकीरर, ठीक है। अब 449 किताब तो याद रखने का है नहीं, तो कुछ कुछ किताब ही हम लोग को याद रखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ किताब में जैसे सिल्काधियम, ऐसे रख लीजिए, कुछ सिल्काधियम करके किताब है वो, ठीक है। उसके बाद है जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। उसके बाद है थी मखली, कौन सी नाम है, मणि मेखली, ठीक है। इतना किताब आता है। ये किताब काहे हम लिखे, देखिए इस किताब के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे हम लोग मानते हैं ना गीता को, रामायण को, महाभारत को पवित्र, दक्षिण भारत भी तो मानेगा ना किसी ना किताब को पवित्र। दक्षिण भारत में पूछता है ये सब क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में गीता के समतुल्य कौन सा किताब को तवज्जो दिया गया है, तो उसका गीता, कुरान सब कुछ है, तो क्या है, सिल्काधियम, ठीक है। और इसको लिखा था कौन, इसका नाम ही इतना जटिल रहता है ना, आदिल इलोंगे आदिगल, हाँ तू देख लेना बुकलेट में, उतना हमको भी नहीं आता है इसमें, वो सही है। बुकलेट में देख के नहीं लिखा गया ना, यहाँ बोलने में तो भाई हम हिंदी छोटका बोलने में फंस जाते, इतना बड़का बोलने में तो और हालत ख़राब रहेगा। बुकलेट में जो लिखा वो सही होगा ना, यहाँ पे बस एक हम समझा दे रहे हैं इसमें है क्या चीज़, ठीक है। तो सिल्काधियम, इसका लेखक क्या था, एंग्लो आदिगल, ठीक है। क्यों इसके बारे में बताया, क्योंकि ये है ग्रंथ। ये ग्रंथ क्या है, क्योंकि इसको गीता और सबके समतुल्य माना गया है, ठीक है। देखिए इसमें कहानी दिया गया है कि एक था राजा जो कि अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी लड़की से उसका प्रेम संबंध चला, ठीक है। और उसी प्रेम संबंध के बारे में उल्लेख किया गया है किसकी में, सिल्काधियम, इसमें लिखा गया है। उसके बाद आता है देखिए जीवक चिंतामणि, क्या हुआ, हाँ ग्रंथ क्या दिक्कत नहीं है, महाभारत में नहीं आता कि द्रौपदी का साड़ी खींचा गया था, तो ग्रंथ बना कि नहीं बना, हाँ और भी बहुत कुछ होगा ना। हाँ ये तो कहानी दिया गया है, उसमें ये चीज़ का वर्णन है। हाँ तो इससे भी कहानी, देखिए कोई भी चीज़ होगा, कोई राजा है, कहानी ऐसे थोड़ी होगा कि उस राजा से जुड़ा हुआ कहानी होगा, कि कोई राजा था उससे जुड़ा हुआ कहानी था कि ये वहाँ से वहाँ तक निकला। जैसे जीवक चिंतामणि में क्या है कि जीवक चिंतामणि में कहा गया, इसको लिखने वाला जैन धर्म के अनुयायी थे, और जैन धर्म के अनुयायी थे, ये 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया था। और हमारे भी तरफ क्या था, 8 विवाह के प्रकार का वर्णन किया गया था। 8 विवाह के जो प्रकार था, यहाँ के जो राजा थे 8 तरह के विवाह किए, उसके बाद जाके जैन धर्म को अपना लिए, ठीक है। उसके बारे में जैन धर्म के वो जो हैं, जीवक चिंतामणि किताब लिखा है, जीवक चिंतामणि करके, ठीक है। उसके बाद देखिए मणि मेखला के बारे में कहा गया है कि जो ये जैसे सिल्काधियम में जो
राजा का संबंध चला किसी और से, उससे जो पुत्री उत्पन्न हुई थी उसका कहानी दिया है मणि मेखला में। ठीक है, यानी कि फिल्म का पार्ट 1 ये, बाहुबली का पार्ट 1 ये, अब पार्ट 2 ये। ठीक है, पार्ट 1 में कहानी का पूर्ण विराम वहाँ होता है, तो पार्ट 2 का यहाँ चलता है। ठीक है, तो इतना किताब चला है, 449 किताब चला है तीसरा में। ठीक है, ये आपका संगम काल था। ठीक है, अब थोड़ा सा चोल चेल पांड्या के राजा के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, चोल चेल पांड्या के बारे में यहाँ तक समझ में आया ना कि कितना कितना था। ये यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राजधानी, उसका प्रतीक चिन्ह, ठीक है, तमिल का व्याकरण, गीता सबसे जुड़ा हुआ कौन सा किताब था, कितने कितने राजा उसका संरक्षण दिया, संगम का अर्थ क्या होता है, ठीक है, अध्यक्षता किसने किसने किया था। तो अगस्त ऋषि का शिष्य और फिर नकीरर। और ऐसे सजा के लिख लेना कहीं पेज में, और उसी बुकलेट के पेज में चिपका देना, तो याद करने में आसान रहेगा क्या। और नहीं तो ऐसे जो पढ़ने में ना, तो ऐसे पढ़ने में याद नहीं रहता है। उसके बाद देखिए राजा हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए चेल के बारे में, कहा कि सबसे प्राचीन था ये, चेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए चेल जो है ना, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। चेल जो था, चेल की राजधानी थी बांजी। ठीक है, मालवा के तट तरफ इसका क्षेत्र था चेल के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि चेल के बारे में जो जानकारी मिलता है वो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है, यही से मिलता है। ठीक है, तो चेल में हम लोग मात्र 3 राजा के बारे में देखते हैं, उससे जुड़ा हुआ बस 1-2 काम देखते हैं। ठीक है, क्या क्या काम है। चेल से जो राजा आएगा उदयन जेरल आएगा, उदयन जनरल आएगा, सेन गुट बन आएगा, उसके बाद आएगा आदि गल इमाम। बस ये 3 राजा की याद रखिएगा चोल चेल चांदने का। ठीक है, देखिए चोल का स्थापना कौन किया नहीं क्या, कि फर्स्ट बुक ही खत्म हो गया, तो यहाँ पे कितना लोग जानेगा, याद करेगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो वर्णन किया है उतने बारे में ना, और ऐत्रेय ब्राह्मण जुड़ा हुआ है उत्तर भारतीय इतिहास से, दक्षिण के बारे में 2-3-4 लाइन लिखा। इसमें कहा गया कि चेल के जो राजा थे उदयन जेनर, वो महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धा थे ना, उसको खाना खिलाए थे। ठीक है, महाभारत के योद्धा जो युद्ध लड़े थे उस सबको खाना खिलाए थे कौन, उदयन जेनर। ठीक है, महाभारत में जितने भी योद्धा थे, तो महाभारत से जुड़ा हुआ इसके बात में। अब ये बात कितना सत्य है कितना असत्य है, इसको कौन जानता है कि महाभारत के युद्ध में, हाँ उसी टाइम के राजा हो गए, तो कितना ये बात सत्य है कितना असत्य है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता इसका। ठीक है, तथ्यों को पकड़ेंगे तभी ना पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक है कि उदयन जनरल महाभारत के जितने भी योद्धा थे उसको क्या किए थे, खाना खिलाए थे। देखिए सेन गुटबन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आप लोग याद रखिएगा। ऐसा कुछ है नहीं, जैसे हर्ष के बारे में था कहानी, हम आपको कहानी सुनाए। ठीक है, सेन गुटबन के बारे में ऐसा कुछ है नहीं। देखिए सेन गुटबन के बारे में था कि बहुत अच्छा राजा था, मतलब क्या प्रसिद्ध राजा था सेन गुटबन। ठीक है, और सेन गुटबन जब प्रसिद्ध था, इसके टाइम में चेल चोल पांड्या में सबसे प्रसिद्ध कौन था, चेल था, सबसे प्रसिद्ध था चेल। ठीक है, और आपको हम बता दें, ये चेल का जो ये राजा बना सेन गुटबन, इसी का भाई था इलांगो आदिगल, जो कि लिखा था सिल्काधिकरम, जिसको हम लोग गीता महाभारत से तुल्य करते हैं तमिल की किताब से। तो इस किताब को लिखने वाला जो था वो सेन गुटबन का भाई ही था, जिसके बारे में हम लोग लिखे थे इलांगल आदिगल। ठीक है, सेन गुटबन के बारे में कहा था कि सेन गुटबन के कार्यकाल में चेल में जो भी पवित्र पत्नी रहा करती थी, और जो भी मतलब कि शिक्षित महिला हुआ करती थी, तो ये एक प्रथा निकाला था पत्नी पूजने का प्रथा। ठीक है, तो जो भी इस तरह के पवित्र और शिक्षित पत्नी रहा करती थी, तो उसको पूजने का जो प्रथा चलाया था, पत्नी पूजने का प्रथा, वो चला था कौन, सेन गुटबन। ठीक है, तो ये पत्नी को, जैसे पति के लिए करवा चौथ होता है ना, उसी तरह से पत्नी देखो पत्नी ऐसे होता है, पत्नी
पूजने की प्रथा कौन चलाया था? सेन गुटबन। ये मतलब क्या, इसके काल में लड़की का दशा, इसका मतलब अच्छा था। और आप याद कीजिए कि ऋग्वेदिक काल में भी लड़कियों का दशा अच्छा था। और इस काल के राजा महाभारत के योद्धा को भी भोज खिला रहे हैं। और लड़की पूजने का प्रथा जो चला रहा है सेन गुटबन, इसका मतलब कि अच्छा है, इस लोग में लड़कियों का अच्छा है, वर्चस्व। ठीक है, तो इसी याद रखिएगा। पूछा था एक लाइनर में कि पत्नी पूजने का प्रथा किसने चलाया था? तो चेल के राजा सेन गुटबन। ठीक है, आदिगल इमाम के बारे में पूछिएगा कि सबसे पहले भारत में गन्ने का कृषि का जो उल्लेख हुआ है ना, वो गन्ने का कृषि जो करवाया था, वो करवाया था कौन? आदिगल इमाम। गन्ने का कृषि कौन? आदिगल इमाम। गन्ना, तो गन्ना कृषि जो चलाया था, जैसे पूछा था वन लाइन क्वेश्चन कि स्थानीय स्वशासन यानी कि मुखिया उखिया का पद्धति कौन चलाया था? तो हम लोग कहते हैं चोल वाला चलाया था। स्थानीय स्वशासन किसका था? चोल का था। सीधा क्वेश्चन पूछता। उसी तरह से पहली बार गन्ना का उल्लेख जो कहीं पे भी हुआ है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में चेल के बारे में हुआ है, आदिगल इमाम के बारे में, जिन्होंने गन्ना की कृषि करवाई थी। ठीक, चेल के बारे में 5-6 लाइन हो गया। अब देखिए चोल के बारे में देखिए। ऐसे बुकलेट पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे किताबों पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा। अभी समझ लिए ना कैसे कैसे जुड़ेगा और किस के बारे में पढ़ना है, तो अपने समझ में आएगा। उसके बाद देखिए हर कुछ थोड़ी ना बोर्ड पे हमको भी याद रहता है। कुछ चीज़ होगा जो कि आपको किताब से तथ्य को जोड़ लीजिए, नहीं तब ना आपका अच्छा होगा। देखिए हो गया चोल। चोल की जो राजधानी थी पांड्या के ऊपर थी, और इसका आपको हम बता चुके हैं क्या है? चीता। इसका क्या है? चीता। और इसका राजधानी क्या था? उरेयूर। इसका राजधानी क्या था? उरेयूर। ठीक है, इसमें एक राजा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कालिकार और एगो एलारा। कालिकाल, ये गलती लिख दिए, यहाँ पर होगा लॉ, कालिकाल के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन तो चोल से पूछा जाता है क्या कि चोल की जो नौसेना थी ना वो बहुत अच्छा था। चोल का नौसेना इसलिए चोल का अच्छा था, तो बताइए चोल का नौसेना अच्छा था तब ना बाद में आने वाले चोल श्रीलंका को जीता, इंडोनेशिया को जीता, यानी कि समुद्र इलाका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर कोई कब्जा किया है तो चोल ही किया है। लेकिन वो कौन सा चोल? 9वीं शताब्दी का चोल। वो 9वीं शताब्दी का चोल होगा और ये उससे पहले का चोल है। इसमें आएगा कि कालिकल में नौसेना बहुत मजबूत था कालिकल में। ठीक है, और नौसेना मजबूत था तो जब ये राजा बना चोल का तो चोल बहुत विख्यात हुआ और पांड्या और चेल को दोनों राजा को ये पराजित किया था कालिकल। ठीक है, और इसके बारे में कहा था कि इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इसका शरीर झुलस गया था आग में, कालिकाल का, इसलिए इसका नाम दे दिया गया था कालिकाल। ठीक है, अब कोई आदमी का शरीर झुलसा हुआ है आग में तो कुख्यात होगा ही ना। कुख्यात हुआ तो नौसेना अपनाया, और नौसेना अपनाया तो बताइए हराया पांड्या को, हराया चेल को। ठीक है, और चोल के बारे में जो जानकारी हमको मिलता है वो हमको देता है पानी, अपने किसके माध्यम से? अष्टाध्याय के माध्यम से। कालिकल देखिए, कालिकल जो है, कालिकल एक शहर बसाएगा। ठीक है, उस शहर को नाम हम लोग बोलते हैं अच्छा छोड़िए, पलहार हटाइए। इस शहर का नाम रहता है कावेरी पट्टनम। पलहार हम लिखने वाले थे क्योंकि पलहार के बाद में क्या बोला गया है? कावेरी पट्टनम बोला गया है। ठीक है, तो कावेरी पट्टनम मतलब क्या? देखिए जितना भी चोल चेल पांड्या है ना वो अपने उस नगर के पीछे में पट्टनम लगाते थे जो समुद्र से सटा हुआ था। तो पूछा जाता है कि समुद्र से सटा हुआ तट में कौन सा शब्द जोड़ा जाता था? तो क्या जोड़ा था? पट्टनम। तो कावेरी पट्टनम इनकी समुद्र से जुड़ा हुआ तट है। तो पहली बार बंदरगाह भी बनाया था कौन? कालिकल, जो कि आज भी है कावेरी पट्टनम। आप देखते होंगे विशाखापट्टनम, सब तट से जुड़ा है।
बंदरगाह भी होता है। तो बंदरगाह होता है, ये तो पहले के राजा को तो नहीं पता था ना, पहले के राजा तो पट्टनम लगा दिया। और हम लोग आज देखें कि ये जो जितना ही पट्टनम है वो समुद्र से सटा हुआ है, तो समुद्र से सटा हुआ ना बंदरगाह बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो ये पट्टनम लगाने का पट था, यही लोग चलाया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बड़े बड़े संगम काल में जो बड़े शहर होते थे, अभी हम लोग बड़े शहर को महानगर बोलते हैं, उस समय बड़े शहर को ऊर बोला जाता था, ऊर। बड़े शहरों को बड़े शहर क्या होगा, ऊर। और छोटे जो गांव होते हैं, हम लोग गांव कहते हैं, कस्बा कहते हैं, और छोटे जो गांव होते थे उसको ये लोग बोलते थे सरेयूर, सरेयूर। यानी कि गांव को कहा जाता था सरेयूर और शहर को कहा जाता था ऊर, ठीक है। और चोल में जो नौसेना विकसित करने वाला कौन है, कारिकाल ही है, ठीक है। दूसरा कि कारिकाल की जो राजधानी थी उरेयूर, ये वस्त्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। यानी कि सूती वस्त्र का जो कहा जाता है केंद्र कौन सा था, सूती वस्त्र का, तो वो कौन सा था, उरेयूर। जैसे हम लोग पढ़ते हैं गुप्त काल में उज्जैन था व्यापारिक केंद्र, तो इसमें व्यापारिक केंद्र क्या था, उरेयूर। तीनों में सबसे ज़्यादा व्यापारिक केंद्र था उरेयूर, और यहाँ से सूती वस्त्र का रोमन साम्राज्य तक जाता था, व्यापार होता था सूती वस्त्र का, ठीक है। इससे इतना चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। वही नौसेना को और आगे बढ़ा के ले गया कौन, एलारा, जो कि अपनी राजधानी बाद में पांड्या तक सटा देगा जीतते जीतते, ठीक है। और इस वंश को ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे पल्लव का राज चलता है, चालुक्य का। अब बाद में फिर चोल आएगा, जो कि पूरा फिर नौसेना को लेकर, क्या कि अपने पूर्वज का कहानी पढ़ता होगा कि मेरे पूर्वज ऐसे थे, हम इसी वंश से जुड़े हुए आदमी हैं, तो फिर अपने आप को लेकर चल देता होगा, उसी अनुकूल ढालता होगा, ठीक है। इतना चीज़ समझ गए। सूती वस्त्र जुड़ा था इससे, ठीक है। जबकि मोती जो चलेगा ना, मोती वो पांड्या से चलेगा, क्या मोती चलेगा किससे, पांड्या से। इसके बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, पाणिनि के अष्टाध्याय से। इसमें बहुत कुछ पता चल गया है इतने संगम में, हमको जो जो याद आते रहा हम सब कुछ बता दिए। देखिए पांड्या से हम लोग क्या पढ़े, इसकी राजधानी क्या थी, मदुरई, ठीक है। इसके बारे में जो जानकारी का स्रोत है वो क्या है, मेगास्थनीज, ठीक है। क्या है मेगास्थनीज, क्या हुआ, जाओगे, हाँ तो जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या है मेगास्थनीज। तो पांड्या की राजधानी क्या थी, मदुरई। इसके बारे में जानकारी जो मिलता है कहाँ से मिलता है, मेगास्थनीज के बारे में। अच्छा, इस लोग का क्या था प्रतीक चिन्ह, बोलिए तो, मछली, मत्स्य या मछली। और तीनों संगम की अध्यक्षता कौन कराया था, यही राजा। 89, 59 और 49, ठीक है। 49 राजाओं में 449 किताब निकल के लाया था, ठीक है, जिसमें चिंतामणि, मणिमेखला और सिलकाधिकरम बताए थे। देखिए पांड्य राज्य में जो था, पांड्य राज वो मोती उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। मोती व्यापार के लिए, उद्योग होते, उद्योग बोलिए व्यापार के लिए, मोती व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। और देखिए ये सट रहा है कहाँ, ये यहाँ पर मोती। यहाँ इसका जो मोती व्यापार होता था वो होता था रोमन के साम्राज्य से, रोमन मिस्र तरफ के, यहाँ से होता था मोतियों का व्यापार। और कहा जाता है कि यहीं से रोमन साम्राज्य सोना चांदी यहाँ पे भर भर के देता था। और यहाँ से मोती, गरम मसाला के इस क्षेत्र में होता है ना, गरम मसाला सबका क्षेत्र, यहाँ से अच्छा रोमन से व्यापार चिल वाला भी करता था। तो यहाँ से गरम मसाला, यहाँ से क्या कहते हैं सूती वस्त्र, यहाँ से आपको हो गया मोती का व्यापार। ये सब भर भर के ले गया जहाज से रोमन साम्राज्य नौसेना में, और वहाँ से सोना ला के भर दिया इंडिया में। उसी कारण से सोने की चिड़ियाँ, तब से इंडिया में जो सोने का चिड़ियाँ हुआ, यहाँ खदान से ज़्यादा बाहरों के द्वारा लाया गया सोना ज़्यादा था। बाहर के जो है जितना भी आए वो सोना लाए, अब बाद में अंग्रेज सब लेके चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ जुड़ा हुआ था। तो पूछेगा कि मोती व्यापार किससे जुड़ा है, तो पांड्या से। सूती व्यापार जुड़ा है आपका चोल से, और चोल का कहाँ से जुड़ा है, तो उरेयूर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सबका आपका पता चल गया संगम उंगम। कुछ कुछ चीज़ होगा जिसमें राजा को क्या, यहाँ पे भी सब कुछ क्या था, राजा ही था। और राजा देखिए, जैसे आपको एक चीज़ सुनिए, जैसे अंगरक्षक कौन रखता था लड़कियों को, चंद्रगुप्त मौर्य।
तो पांड्या के जितना, हाँ, जो उसके पांड्या में भी जितने भी राजा थे ना, वो लड़की को ही रखते थे। हाँ, लड़की को ही रखते थे, क्या, अंगरक्षक, अंगरक्षक रखते थे लड़की को ही। और एक चीज़ बताते हैं, देखिए वो बोलते, अब उनको देखे हम तो एक नज़र आ गया, यहाँ पे भी तो ब्राह्मण क्षत्रिय जाति सब रहते होंगे, नहीं रहते होंगे, लेकिन यहाँ के जो ब्राह्मण थे ना, वो ताड़ी और मांस का बहुत बड़का क्या थे, सेवन करते थे। हाँ, ताड़ी और मांस का यहाँ के ब्राह्मण सेवन करने का उल्लेख मिला है। यहाँ के ब्राह्मण क्या है, ताड़ी और मांस का भयंकर सेवन करते थे। ठीक है, तो इतना चीज़ याद रखिए।